जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करूंगा आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। कमेंट सेक्शन दिखाएं एक बार। चलो, मीना, विकास भदौरिया, रोशनी पासवान, शिवम कुमार, अनुज चौधरी, दीपक यादव, लव कुमार, प्रीति, अंकित कोसली, एस के चौधरी, मनीष राठी, पिंकी परिहार, रोहित गुजर, विकास कुमार, सोनू यादव, खुशी यादव, बहुत बढ़िया भाई, अभिषेक कुमार, रवि, बहुत सही, विधि कुमारी। प्यारे बच्चे, सबका स्वागत है और बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले थे क्या आपका मुगल साम्राज्य। मैं आप लोगों को तो अब तक पढ़ा रहा था दिल्ली सल्तनत। उम्मीद करूंगा, मैंने आपसे कहा था कि रिवीजन करके भैया रहना इसका, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद में दिल्ली पर जो कब्जा हो गया वो हो गया किसका? मुगल साम्राज्य का। कौन लोग थे ये? मुगल थे। मुगल का अर्थ होता बहादुर, तो इनको बहादुर कहा लेखकों ने उस समय के। तो क्या बोलेंगे? मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। और मुगल साम्राज्य आप लोग ऊपर देखेंगे, वर्ष लिखा हुआ है 1526 से लेकर के 1857, यानी 1857 की क्रांति तक अब भारत में कौन रहेंगे? वो रहेगा 1857 तक आपका मुगल साम्राज्य। तो यहां समझने की बात है, क्या भैया ये टोटल बनते हैं आपके 331 वर्ष। कितने? 331 वर्ष। क्या पूरे 331 वर्ष आपका मुगल साम्राज्य रहा था? तो बोलेंगे नहीं। बोलेंगे भैया फटाफट से। अभी मैं दिख रहा हूं आपको भैया? बताएंगे एक बार। कमेंट में लिख बोल रहे हैं बच्चे, दिख नहीं रहे आप, आपको कोई मतलब ही नहीं है। चलो, ऊपर से भी लिख रहे हैं बच्चे बहुत देर से। चलो भाई, अब तो दिख रहा हूं भैया। तो मैं आपको एक बात बता रहा था, वो सीन 2 पे लगा हुआ था, तो सीन 2 पे इंसान गायब हो जाता है, तो मैं गायब हो गया, उन्होंने देखा नहीं है जो क्लास करा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिख गया हूँ। तो क्या बोलेंगे? टोटल कितने? 331 वर्ष, 1526 से 1857। तो आप कहेंगे क्या पूरे 331 वर्ष तक मुगल साम्राज्य भारत पर रहा? तो आप कहेंगे नहीं, 331 वर्षों तक नहीं रहा। बीच में एक सूरी वंश आएगा, दिल्ली की गद्दी पर ही जो रहेगा सूरी वंश 1540 से 1555, ठीक है। तो 331 में से आप हमेशा बताना कि भैया 15 साल बीच में कौन आ गए थे? सूरी आ गए थे दिल्ली की गद्दी पर, सूरवंश के। तो यानी कि कुल मिलाकर के मुगल साम्राज्य कितने वर्षों तक रहा? 316 वर्ष तक रहा। कुल कितने वर्ष तक मुगल साम्राज्य रहा? कुल कितने वर्ष तक मुगल साम्राज्य रहा? तो क्या बोलेंगे? 316, ठीक है। 316 वर्ष। हाँ, सीन 2 अब हट गया है, अब दिख रहा हूँ। चलो भाई, तो संस्थापक मुगल साम्राज्य का कौन है? संस्थापक है बाबर, ठीक है। बाबर का जन्म कब हुआ था? वैलेंटाइन डे को हुआ। वैलेंटाइन डे 1483 को। ये बोलते ना तुम लोग वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी 1483 को हुआ। क्योंकि इसको हम पुलवामा के शहीदों से नहीं जोड़ सकते हैं, इसको तो किसको? मुगलों को वैलेंटाइन डे से ही जोड़ना सही है। 14 फरवरी 1483। फरगना कहाँ हुआ था? ये जन्म स्थान है इसका। क्या बोलेंगे? ये बर्थ प्लेस है इसका, फरगना। फरगना कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान कहाँ पड़ता है भैया? ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको सीन टू की जरूरत भी नहीं है, वैसे रहने दो। भारत आप जानते हैं, ये अपना भारत हो गया, समझना भैया। ये क्या हो गया? ये अपना अपना भारत हो गया। यहाँ क्या है? अपना इंडिया है, ठीक है जी। और भारत की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहां आपको एक बात समझनी होगी। ये पाकिस्तान हो गया, जिसको ना पाकिस्तान कहें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे ऊपर अफगानिस्तान हो गया, और अफगानिस्तान से ऊपर तुर्कमेनिस्तान का पड़ोसी है उज्बेकिस्तान। तो इसमें एक जगह थी फरगना। कौन सी जगह थी? फरगना। तो इस जगह पर क्या हुआ है? जन्म हुआ है किसका? किसका जन्म हुआ भैया? बोलेंगे एक बार, बाबर का जन्म हुआ। जन्म स्थान समझ में आया? क्या बोलेंगे? जन्म स्थान, जी हाँ, समझ में आ गया। चलो, उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। तो माता का नाम भी याद रख लेना, कुतलुग निगार है। माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार।
इसकी माता का नाम कुतलुग निगार था। कुतलुग निगार इसकी माता का नाम था। पिता की तरफ से पांचवी पीढ़ी में तैमूर लंग से संबंधित था। बोलो भी फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया इस बात का क्या मतलब है? पांचवी पीढ़ी आप जानते ना, आपके पिताजी वो आपसे ऊपर एक पीढ़ी के हो गए, दादाजी वो दूसरी पीढ़ी के हो गए आपसे, यानी 3 पीढ़ी हो गई आपको मिलाकर के। आप पिताजी, दादाजी, फिर परदादाजी, फिर उनके भी पिताजी, तो 5 पीढ़ी इस तरह से। तो इनके पिता की तरफ से ये 5वीं पीढ़ी में तैमूर लंग, याद है तैमूर लंग का? तैमूर लंग जो 1398 में भारत आया था, उसी तैमूर लंग जो विध्वंसक तैमूर लंग था, उसका ये 5वीं पीढ़ी में है। ठीक है, यानी ये इसके दादा के दादा थे तैमूर लंग, बाबर के दादा के दादा। चलो क्या बोलेंगे? 1398। दूसरी बात, यहां पर एक बात लिखी हुई है प्यारे बच्चे, एक बात लिखी हुई है यहां पर, देखना ध्यान से। वो बात क्या लिखी हुई है? माता की तरफ से 14वीं पीढ़ी में चंगेज खान से संबंधित था। किससे? चंगेज खान से। और चंगेज खान कौन था? एक मंगोल था। मंगोल आक्रमण मैंने बताया किसके नेतृत्व में हुआ था? चंगेज खान के। तो अभी एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ, क्या क्वेश्चन पूछा गया? अभी रिसेंट का एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, बाबर मातृ पक्ष में यानी माता के पक्ष की तरफ से किस आक्रमणकारी से संबंधित था? तो किससे संबंधित था? चंगेज खां से संबंधित था। आप कहेंगे मंगोलों से संबंधित था। ठीक है, क्या बोलेंगे? किससे संबंधित था? चंगेज खान से। इतनी बात में कोई दिक्कत? माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जन्म तो हो गया 1483 में, लेकिन संकट बहुत आया इसके सामने। संकट क्या आया कि जब ये 12 वर्ष का था, तो 12 वर्ष में इसके पिता का क्या नाम है? उमर शेख मिर्जा की मौत हो गई। तो उमर शेख मिर्जा की मौत हो गई तो ये 12 साल का था मात्र। कितने साल का? 12 साल का था। तो गद्दी इसको मिलनी चाहिए थी, तो पहली बार ये शासक बना और फरगना की गद्दी पर बैठा, ये मात्र 12 वर्ष का। ये बात नोट कर लेना, अगर नहीं हो देख लेता हूं मैं। चलो नोट कर लो। तो पूछा जाता है फरगना की गद्दी पर लिखना, 12 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी पर बैठा। फरगना की गद्दी पर बैठा कितनी एज में भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी पर बैठा, उज्बेकिस्तान में इसकी गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब जब गद्दी पर बैठ गया तो ध्यान से समझना, ये जो फरगना है आपका, इस फरगना का ही पड़ोसी है समरकंद। यहां तो फरगना हो गया आपका, समझना, यहां हो गया आपका फरगना, और यहां था पड़ोस में क्या? समरकंद। बोलो एक बार, समरकंद। समरकंद इस क्षेत्र का बड़ा फेमस शहर रहा है, और खुद बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि मेरे टोटल शासन काल में, जब तक मैं अब तक लिख रहा हूं, कुल शासन काल में अगर रहने लायक कोई शहर था तो वो समरकंद था। तो बाबर को ये शहर अच्छा लगता था, तो बाबर ने सोचा कि समरकंद को जीतूं। तो समरकंद पर ये पहली बार गया 1496 में, लेकिन सफल नहीं हो पाया, असफल रहा। और इसने समरकंद को जीता कब? अगले साल फिर से अभियान किया 1497 में। क्या बोलोगे? 1497 में, 1497 में इसने समरकंद को जीता। क्या बोलोगे? 1497 में समरकंद को जीता। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? किसको जीत लिया? समरकंद को। अच्छा, समरकंद का शासक कौन था उस समय? समरकंद का शासक कौन था? तो क्या बोलेंगे? समरकंद का शासक था इसका चाचा अहमद मिर्जा। इसी का चाचा था अहमद मिर्जा। तो इसने क्या बोलेंगे, अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए बाबर कम उम्र में, अब आप सोचो कितने साल का है? कुल 16 साल का, और 16 साल का लड़का अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सोच रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? सर ये सबसे कम आयु वाला था जो गद्दी पर बैठा? नहीं, ऐसा नहीं।
बहुत सारे 4-4 वर्ष के लोग भी गद्दी पर बैठे हैं। 5-5 वर्ष के बच्चों का राज्याभिषेक हुआ है। भारत में गद्दी पर बैठने वाला अगर बात करेंगे मुगल काल में सबसे कम जो हिंदुस्तान में बैठेगा वो अकबर होगा। ठीक है, वो अकबर होगा, 13 वर्ष कुछ महीने का बैठेगा, 4 महीने। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भी इस बात में? चलो, पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी, ये बात हम पढ़ चुके। तो इसने अपने चाचा अहमद मिर्जा से 1497 में समरकंद को जीत लिया। बात समझ में आई? 1497 में समरकंद को जीत लिया। तो ये तो हुआ आज का मैप हमारा, क्या? आज का वर्तमान मैप। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर हम पुराने भारत की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड भारत कहां तक था? तो आप कहेंगे भैया अखंड भारत में तो ये सब आता था, यहां तक का क्षेत्र, ये सब क्या था? ये अपना भारत है, यहां तक क्षेत्रफल है। तो भारत से ज्यादा दूर थोड़ी है ये, भारत से ज्यादा दूर थोड़ी है। फिर ये समरकंद आ गया, तो भारत से ये सिर्फ इतना दूर रह गया। इतना दूर रह गया, इतना दूर। तो 2 हिस्से कौन कौन से बताए मैंने? एक तो समरकंद और एक फरगना। समझना, बड़ी अच्छी कहानी है। फरगना, तो फरगना से ये कहां चला गया भैया? समरकंद चला गया। फरगना से समरकंद गया, पहले समरकंद को जीता। लेकिन समरकंद पर ये बहुत दिन नहीं डट सका, मात्र 100 दिन ही इसने शासन किया। और ये जो फरगना इसका था, इसको इसके ही सौतेले भाई ने छीन लिया, इसके सौतेले भाई ने छीन लिया, जिसका नाम था जहांगीर मिर्जा। क्या नाम था? इसका भाई था एक जहांगीर मिर्जा। इसने देखा कि भाई बाबर तो यहां है नहीं, बाबर तो समरकंद के मजे लूट रहा है। बोलो भी फटाफट से, बाबर तो समरकंद के मजे लूट रहा है। ठीक है, और बोलेंगे भैया इतने में ही जहांगीर मिर्जा ने क्या किया? जहांगीर मिर्जा ने फरगना को लूट लिया और इस पर कायम कर लिया। बोलिए बाबर तू अब समरकंद में रहे। बाबर भाग के गया, बाबर भाग के जाता है। बाबर कहता कि भैया फरगना तो यार मेरा था, तो ये इधर गया फरगना। ठीक है, फरगना गया, समझना। लेकिन बाबर इस समय ताकतवर नहीं है, तो इन लोगों ने बाबर को बहुत बुरी तरह हराया। अब क्या ऑप्शन रह गया बाबर के पास? वापस जाएगा, नहीं जाएगा? तो वापस जाएगा। बोलो भी फटाफट से, वापस जाएगा। और वापस जाएगा भैया, तो वापस गया आपका कहां को? वापस गया समरकंद को। इतने में समरकंद पर भी किसी और ने कब्जा कर लिया। और अगर बताऊं तो समरकंद पर आ गया सैवानी खान। कौन? सैवानी खान आ गया। ठीक है, सैवानी खान आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? सर जी 1194 यूपी पुलिस में लिखाया है हिमांशु चौहान। 1194 का क्या मतलब यार? लिखवाया होगा तो मैंने आपको लिखवाया होगा 1494, 1496 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या बात सोचेंगे? पहले गया समरकंद पर तो असफल हुआ, दूसरी बार में गया 1497 में तो बाबर जीत गया समरकंद को। वापस आया भाग के अपनी जगह को बचाने, यहां इन लोगों ने पीटा। फिर वापस गया भाग के समरकंद, फिर पीटा। तो भैया बाबर रहा ना घर का ना घाट का। समझ रहे हो? तो बाबर जब कहीं का नहीं रह गया तो बाबर का निर्वासित जीवन शुरू हुआ। बोला यार ये तो हाथ में कुछ भी नहीं रह गया। तो बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि मैंने समरकंद के चक्कर में फरगना को भी खो दिया। समझ रहे हैं बात को? बहुत बढ़िया सर जी, ये तो धोबी के कुत्ते वाली बात हो गई, बिल्कुल ना घर का ना घाट का। तो भैया क्या बोलेंगे? तब इसने सोचा, इसके पास एक मौका आया, एक मौका, प्रकृति ने इसको एक मौका दिया। काबुल में इसके रिश्तेदार थे। काबुल ये जगह है, काबुल, काबुल में इसके क्या थे? रिश्तेदार थे भैया, जो रिलेटिव थे। इसका चाचा लगता था, एक चाचा काबुल में चाचा था उलग बेग। इसकी मौत हो गई उलग बेग की। बाबर के अच्छे संबंध थे उलग बेग से, तो इसको मौका मिला इधर भारत में आने का। क्योंकि जब ये मौत हो गई तो इसकी कुर्सी के लिए यहां लोग लड़ रहे थे और बाबर ने सही मौका ढूंढा और भारत में प्रवेश कर गया। भारत में प्रवेश कर गया। तो समझ गए बाबर के शुरुआती दिन कितने बुरे रहे। तो यहां से शुरू करेंगे आगे से। अब आते हैं, बाबर पहले काबुल पर आया। काबुल से पहले समझेंगे क्या है।
बाबर का भारत पर पहला आक्रमण जो हुआ वो हुआ सबसे पहले यूसुफजई जाति पर, यूसुफजई जाति पर जो आज के वर्तमान पाकिस्तान के इलाके में रहती थी, लड़ाकू जाति थी। तो भारत की सीमा पर प्रवेश करने के लिए यूसुफजई जाति से लड़ना पड़ता था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बाबर का भारत पर पहला आक्रमण किससे था? यूसुफजई जाति से था। कब हुआ? 1518। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद में लिखना बाजौर पर, फिर ये सियालकोट पाकिस्तान के पास ही, पाकिस्तान में ही पड़ता है, सियालकोट के पास बाजौर। बाजौर अभियान यानी बाजौर को जो इसने जीता अगले ही वर्ष जीता 1520 में। बाजौर को कब जीता भैया? 1520 में जीता। ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम बाइलिंगुअल होता है गौरव, हमेशा बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, देखो भाई, फिर बाबर आया कहां? लाहौर को इसने जीता। कब? 1524 में। तो इसकी 3 विजय आप याद रखेंगे। कौन कौन सी? यूसुफजई 1518, फिर 1519 तक ये इस अभियान में बिजी रहा, 1520 में बाजौर, और 1524 में क्या कर लिया इसने? लाहौर को जीत लिया। क्या बोलेंगे? लाहौर को इसने जीत लिया। ठीक है, अब भारत में इसके बड़े युद्ध कौन कौन से हैं? सर जी, आज काबुल कहां है? काबुल भैया अब अफगानिस्तान में है। काबुल अफगानिस्तान में है। ठीक है, मलाला यूसुफजई इसी जाति से है? जी बिल्कुल, इसी जाति से है। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। किस मुगल शासक ने पहली बार समुद्र देखा था? मैंने पढ़ा था मुगल शासक ने, एक क्वेश्चन था। सचिन भाटी जी, मैं ये ऐसे फटीचर प्रश्न मत पूछो यार, बता करेंगे। मैं आपको अभियान पढ़ाऊंगा, आप वन लाइन चक्कर में पढ़ो ही मत, आप चुटकियों से बनाओगे। मैं बताऊंगा जब अकबर चला था गुजरात विजय के लिए, तब उसने पहली बार समुद्र को देखा था। 1572 की बात हम जब करेंगे वो पढ़ोगे। प्रश्न अपने दिमाग में कोई लेके ही मत आओ, आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहां पढ़ो। ठीक है, चलो। तो बाबर के 4 युद्ध हैं जिनसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है पानीपत। पानीपत कहां पड़ता है? हरियाणा में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? आपका 1526 में हुआ, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, कोई दिक्कत? बाजौर के साथ ही बेहरा को जीता था भैया इसने। बेहरा जगह जो है वो बाजौर के बराबर में ही थी। दीपांशु कुमार जी नेक्स्ट आएंगे। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ वो 1526 में हुआ, भारत आया। और इसको भारत बुलाया किसने था? दौलत खां लोधी ने बुलाया था, पंजाब का गवर्नर। क्यों जी, इसने क्यों बुलाया था? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं उस समय लोधी वंश था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था इब्राहिम लोधी। कौन था? आप इसको IL लिखें या इब्राहिम लोधी लिखें, एक ही बात है। इब्राहिम लोधी भारत में था, और इब्राहिम लोधी के समय ही पंजाब का गवर्नर था दौलत खां लोधी। अब इब्राहिम खान लोधी ने इसको एक अभियान के लिए भेजा, दौलत खान लोधी को, ये गया नहीं। इसने इसके आदेश को मानने से मना कर दिया और अपने बेटे को भेज दिया। तो इब्राहिम लोधी नाराज हो गया किससे? दौलत खान लोधी से। दौलत खान लोधी से बोला तुझे जान से मारूंगा। दौलत खान लोधी के पास कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए दौलत खान लोधी जो उस समय पंजाब का राज्यपाल था, उसने बुलाया बाबर को, बोला जी भारत में हमला करके कैसे ही इस इब्राहिम लोधी को हरा दो, इब्राहिम लोधी को हरा दो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नहीं सोमेश कुमार जी, आप गलत लिख रहे हैं, आगे देखना ध्यान से। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है आपकी, क्या बोलेंगे, किस किस के बीच युद्ध हुआ, नोट करेंगे। देखो, तो एक पक्ष में कौन कौन है? वर्सेज का मतलब होता है खिलाफ। एक तरफ है इब्राहिम लोधी, और भारत के ये ग्वालियर के थे आपके राजा विक्रमजीत सिंह। राजा विक्रमजीत सिंह कहां के थे भैया? ग्वालियर के थे। ठीक है, कहां के थे? ग्वालियर के थे। इन्होंने साथ दिया दिल्ली के शासक, ये कहां था उस समय? दिल्ली में था, दिल्ली में था। दौलत खां लोधी ने क्या दिया था? दौलत खां लोधी ने बाबर को बुलाया था। किसको बुलाया था? बाबर को बुलाया था, लेकिन बाबर से इसके संबंध इस समय खराब हो चुके थे। ये सिर्फ एक फैक्टर मैंने इसलिए लिख रखा है कि ये बाबर को निमंत्रण देने वाला व्यक्ति है। आलम खां लोधी, ये IL यानी इब्राहिम लोधी का चाचा है।
तो चाचा अपने भतीजे के खिलाफ हो गया जब उसके खुद के हित पूरे नहीं हुए। ठीक है जी, चलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो समझ गए कौन कौन युद्ध हैं? तो जीता कौन भैया? सारे युद्ध बाबर जीता है। सारे युद्ध कौन जीता है? ये बाबर जीता है। और इस युद्ध में बाबर ने तुगलुमा नीति का प्रयोग किया। आप कहेंगे भैया तुगलुमा नीति क्या होती है? साथ में आप लिखना तुगलुमा नीति और रूमी विधि का। किसका? रूमी उस्मानी विधि का। उस्मानी विधि, ये तीनों विधि इसने इस्तेमाल की, या नीति भी बोल सकते हैं। कौन कौन सी? तुगलुमा, रूमी और आपका उस्मानी। भैया ये विधि होती क्या है? क्या है ये टैक्टिक, क्या है? तो आप कहेंगे ये तोप को सजाने की विधियां थी। भाई कुछ स्ट्रक्चर होगा ना, ये तोप आगे रहेगी, ये तोप पीछे रहेगी, इन तोपों को व्यवस्था कैसे होगी, तोप जब आगे बढ़ेंगी तो कैसे बढ़ेंगी। तो ये उज्बेकिस्तान की नीति है। पूछा जाता है तुगलुमा नीति कहाँ की है, तो क्या बोलेंगे भैया? तुगलुमा नीति कहीं कोने पर आप लिखेंगे, तुगलुमा उज्बेक नीति थी। तुगलुमा कैसी नीति थी? उज्बेक नीति थी। उज्बेक नीति थी, यानी कि उज्बेकिस्तान से इसका कॉन्सेप्ट आया था। क्यों जी? उज्बेकिस्तान में ऐसा क्या था? ज्यादा विकसित था क्या? नहीं। बाबर के खिलाफ जब पहली बार हमला किया किसने? सैवानी खान ने। समरकंद को किसने छीन लिया था? सैवानी खान ने। तो उसी सैवानी खान ने बाबर पर यह हमला किया था। उज्बेक नीति से, तोप से उसने हमला किया था। तो बाबर वहीं से कॉन्सेप्ट ले गया। बड़ा इंटेलिजेंट है, वहीं से कॉन्सेप्ट ले लिया। अच्छा तोप तो बड़ी खतरनाक चीज होती है, इसका इस्तेमाल हम भी करेंगे। ठीक है जी, बोलेंगे भी फटाफट से। सर फर्स्ट टाइम पता चला कि इब्राहिम लोदी के साथ कोई लड़ा था। हाँ, भारत के राजा थे विक्रमजीत ग्वालियर के, इन्होंने साथ दिया था। ठीक है जी। तो भारत पर पहली बार तोप का प्रयोग या तोप बंदूक लेकर के कौन आया? वो बाबर आया। अब उस समय भारत में तलवारें थी। क्या थी उस समय? तलवारें थी। अब भैया ऐसे में कोई बम फोड़ेगा तो दिक्कत तो आएगी ना। तो रूमी विधि, उस्मानी विधि और तुगलुमा नीति, इस युद्ध में बाबर ने प्रयोग की। क्या बोलेंगे? इस युद्ध में बाबर ने प्रयोग की। युद्ध में तोप का प्रयोग, और तोप वाला जो डिपार्टमेंट था उसका संचालन कौन कर रहा था? उस्ताद कुली खां कर रहे थे। कौन कर रहे थे? उस्ताद कुली खां। और बंदूक वाले डिपार्टमेंट को मुस्तफा चला रहा था। ठीक है, कोई भी दिक्कत? बोलो भी फटाफट से। सर तुगलुमा युद्ध नीति बाबर ने कहाँ से सीखी थी? अभी बताया मैंने, उज्बेक नीति है, उज्बेकिस्तान से। और इसने जो सीखा, ये सीखा जब इस खुद हारा इसी नीति से। और किसने हराया था? सैवानी खान ने हराया था। बोलो मजा आया? इतनी डिटेल्स कभी आपने, ये आप बहुत बेहतरीन पुस्तक पढ़ेंगे। मैंने बोला आप लोगों को मैं एस के पांडे पढ़ा रहा हूँ, और मध्यकालीन इतिहास के लिए उससे बेहतरीन किताब कोई नहीं है। सतीश चंद्र जैसी आप देखेंगे जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन किताबों में कुछ है ही नहीं। वहां सिर्फ शासकों को बताया गया ये कैसे शासक थे, सिर्फ इतना, और मोटे मोटे फैक्ट दे दिए गए। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए बिल्कुल बारीकी से आप कभी पढ़ना, जब आप सेलेक्ट हो जाए। अभी पढ़ने मत बैठना, नहीं तो पता चले तो मध्यकालीन ही 6 महीने में पढ़ पाओगे, है ना। चलो, युद्ध में तोप का संचालन, तोप वाले डिपार्टमेंट का जो भैया लीड कर रहा था वो कौन सा? उस्ताद कुली खां था। ये प्रसिद्ध निशानेबाज हैं, प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। ये शूटर समझो इनको तुम, स्नाइपर्स होते हैं ना, ये वाले थे। ठीक है। बंदूक संचालन मुस्तफा। चलो भाई, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दीजिए। नहीं भैया ये नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का अभी नहीं करेंगे कुछ भी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहिए। जब आपने थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही क्या करनी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या पानीपत का प्रथम युद्ध बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की। बाबर ने कलंदर की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद धारण की। कलंदर का मतलब क्या होता है? दान करने वाला, दान करने वाला, दया करने वाला। क्या इसने सच में दया की थी? क्या इसने सच में दया की थी किसी के ऊपर? हाँ, इसने दया की किसके ऊपर? इब्राहिम लोदी के परिवार के ऊपर। तो पहले तो ये होता था कि जब राजा
राजा को मार दिया। और मैंने बोला इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला पहला शासक है। किसका? सल्तनत काल का पहला शासक। मारे तो विक्रमजीत भी युद्ध के मैदान में ही गए, जिनके बारे में कहीं किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा, क्योंकि उस समय के इतिहासकार मुस्लिम इतिहासकार थे। तो कलंदर क्यों कहा गया? क्योंकि इब्राहिम लोदी के परिवार वालों को इसने छोड़ दिया, उनको संरक्षण भी दिया। बोला जो ये स्त्रियां हैं, जो इनकी माताएं हैं, इनको रखो। मतलब ये जो मुस्लिम स्त्रियां थी, इनको इसने सबको बचा लिया। बोला इनको रखो, इनको कोई नहीं मारे। और वहीं इब्राहिम लोदी की मां ने जब इसने बैठाया, बोला ये सब अपने लोग हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई थी, हम जीत गए, अब बाकी लोगों को मत मारो। तो इब्राहिम लोदी की मां ने खाने में जहर दे दिया था। किसको? बाबर में। बाबर की जैसे तैसे जान बची, लेकिन इसने कोई कार्यवाही नहीं की। और लोगों में इस जीत के बाद में इसने पैसा बंटवाया। पैसा इसके पास बहुत सारा नहीं था, लेकिन पैसा जो कुछ भी था लूट मार का, वो बंटवाया इसने जनता ने। तो जनता ने इसको बोला कलंदर, बड़े दिल वाला। क्या बोलेंगे? बड़े दिल वाला। ठीक है। सौरभ चौधरी कह रहे हैं सर स्नाइपर मैं भी बन सकता हूं क्योंकि मेरा निशाना मस्त है। अरे भैया मैं भी बढ़िया कंचे खेले, मैंने भी। आगे बढ़े भैया, बात समझ में आई? अच्छे से बात समझ में आई? चलो, बिल्कुल। मानसी सिंह बहुत अच्छा कह रही है, हर गलती से सीख लेना चाहिए। बाबर ने अपनी गलती से सीख ली। अगर देखो, जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप खुद गलतियां करके सीखेंगे, और आप अपनी गलतियों से ना सीखें, इसलिए बोलते हैं कि आप दूसरे की गलतियों से हमेशा सीखें। तो बाबर फायदा उठा रहा है। पहले हार गया था, छोटी जगह पर, बड़ी जगह पर उसको फायदा उठा रहा है। देखो ध्यान से। इसके बाद में बाबर बढ़ा कहां? आपका खानवा की तरफ। खानवा की तरफ, ये दिल्ली के पास में, आपका राजस्थान की तरफ जैसे बढ़ेंगे, ये वाला क्षेत्र। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा इसने? 1527 में। और किन के खिलाफ लड़ा? ये आलम खां लोदी। पहले किसके साथ था? पहले तो ये किसके साथ लड़ा था? आलम खां। आप कहेंगे भैया ये तो पिछले वाले युद्ध में बाबर के साथ लड़ रहा था। तो बाबर ने इसको वादा किया था, इसने ही तो बाबर को बुलाया, दौलत खां लोदी ने बुलाया था। ठीक है। और आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा है। तो दोनों ने जिस लालच से बाबर को मिलाया था, जैसे बाबर ने इनको बोला कि तुम्हें दीपालपुर की सूबेदारी हम देंगे जब जीत जाएंगे, और अपनी बात से भैया नाट गया मतलब नॉट बोल दिया उसने। तद्भव में हिंदी में ग्रामीण भाषा में बोलते नाट गई, मतलब मना कर गई। उसने उसको बोला कि मुझे तुमसे प्रेम है, और वो नाट गई। नाट का मतलब नॉट। तो भैया बाबर नाट गया इनसे। बाबर ने बोला नॉट, तुमको नहीं मिलेंगे। तो क्या बोलेंगे? ये दोनों खिलाफत पर चले गए। और उस समय खानवा के युद्ध में राणा सांगा, बोलो महाराणा संग्राम सिंह जिंदाबाद। राणा सांगा जी के बारे में कहीं किनारे पर नोट करें भैया। राणा सांगा, इनका नाम क्या था? ये है महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह। और कहते हैं भारत में एक ही स्टेटमेंट तुम सुनना और समझना। बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखता है कि हिंदुस्तान की भूमि पर उसने दो राजाओं का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। एक तो उसने विजयनगर के कृष्णदेव राय के बारे में लिखा, और मेवाड़ के राजा राणा सांगा जी के बारे में क्या लिखा उसने बोला कि राणा सांगा जैसे और वीर अगर भारत की भूमि पर होते तो ये मुगल भारत में कभी आ ही नहीं पाते। करीब 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, अंग विक्षिप्त, हाथ इनके कटे हुए थे भैया। कहते कि युद्ध भूमि को गौरव समझने वाले ये राणा सांगा जी हैं। ये देख रहे हैं आप, इनका दायां हाथ कटा हुआ था। ठीक है जी, ध्यान से देख लेना। हाँ, ग्रामीण भाषा में जी अंग्रेजी छुपी हुई है। तो भैया ये महाराणा संग्राम सिंह जो है, ये कहाँ के थे? ये मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के? मेवाड़ के शासक थे। और मेवाड़ कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में। मेवाड़ के शासक थे। और इन्हीं के पोते होंगे कौन? महाराणा प्रताप। बड़ा मजा आएगा जब पढ़ाएंगे। सिसोदिया वंश, क्योंकि ये हमारा गौरव है। सिसोदिया वंश के शासक थे। कहाँ के शासक थे?
सिसोदिया वंश के ये शासक थे, और सिसोदिया वंश ये कहाँ था? उदयपुर में था। उदयपुर में आज भी इनके वंशज वहां हैं, आज भी वहां वंशज हैं इनके। चलो भाई, क्या बोलेंगे? राणा सांगा जी। कब से कब तक ये भैया शासक रहे थे? 1509 से लेकर के 1528 तक क्या रहे? ये शासक रहे थे। 1509 से 1528 तक क्या रहे? ये शासक रहे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलो भाई, बहुत गजब, बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब इनके पैर वैर गया। तुम एक बात समझो ना, एक आदमी चारों तरफ से इतना घायल व्यक्ति, और इसी खानवा के युद्ध में 80 घाव इनको आए थे, 80 घाव, बड़े घाव, तब भी वीरता से लड़े। यहां ध्यान से देखना, 1509 से 1528, ये बात याद रख लेना। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वैसे जो इतिहासकार थे उस समय के, भाई वो राजाओं के खिलाफ थोड़ी लिखेंगे। बाबर के खिलाफ कोई इतिहासकार उस समय लिखता तो बाबर उसको पीटता, बाबर उसको कटवा देता, इसीलिए उन्होंने लिखा ही नहीं। तो हम लोग पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में कि बाबर आया और बाबर ने सारे युद्ध जीते। नहीं, ये गलत है। महाराणा जो संग्राम सिंह जी थे, इन्होंने, मार्च में हुआ था ये जो युद्ध हुआ था, ये मार्च में हुआ था आपका। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध मार्च में हुआ। लेकिन मार्च से पहले फरवरी में बयाना के युद्ध में इन्होंने बाबर को बहुत बुरी तरह से हराया था। तो याद रख लेना, फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में, बयाना के युद्ध में, जगह का नाम है, बयाना के युद्ध में बाबर आया था यहां, बाबर को बुरी तरह पीट करके भगाया, बाबर को हराया था। ये चीज आपसे छुपाई गई है जो आप तक नहीं पहुंची है, बयाना के युद्ध में, ठीक है? कोई दिक्कत? तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर बात आती है इस युद्ध में क्या हुआ भैया? खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में भी लगभग जीत ही रहे थे, लगभग जीतने ही वाले थे, और बाबर की सेना विक्षिप्त थी। तो उसने एक नारा दिया जिसको बोलते हैं क्या? आपका जिहाद का नारा। जिहादी नारा नहीं, जिहाद का नारा। जिहाद मतलब इस्लाम के लिए तुम्हारी ये लड़ाई है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। तुम्हारे ऊपर इस्लाम की जिम्मेदारी है, तुम्हारे कंधे पर ये जिम्मेदारी है, ठीक है? कंधे पर ये जिम्मेदारी है। तो जिहाद का नारा दिया, और जब ये नारा दिया तो कहते हैं कि बाबर की सेना में एक स्फूर्ति आ गई, स्फूर्ति आ गई। और बच्चे, ये महाराणा क्या बोलेंगे? संग्राम सिंह, मैंने आपको बताया था, एक वीर की तरह लड़े। और बाबर ने लिखा, ऐसा व्यक्ति मैंने भारत की इस भूमि में कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। तो इनके बाद में भी नेतृत्व किया था, वो भी आपको पता होना चाहिए, राणा अज्जा। राणा सांगा के बाद में जब नेतृत्व किया था, किसने किया था? इसी युद्ध में। तो ये भी हमारे एक राणा है। तो याद रख लेना, राणा अज्जा झाला, बहुत बड़ा नाम है, राणा अज्जा झाला। एक परछाई की तरह थे किसकी? महाराणा संग्राम सिंह जी की, ठीक है जी? कोई दिक्कत? आगे देखो, तो जिहाद नारा दिया बाबर ने। इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी मैं आपको बता चुका, जो विधर्मी का कत्ल कर दे, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनको मारने वाला गाजी कहलाता है, गाजी कहलाता है। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। चंदेरी कहां पड़ता है? ये यूपी एमपी के बॉर्डर पर। कहां पड़ता है? यूपी एमपी की सीमा पर पड़ता है। और यूपी एमपी की सीमा मतलब जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये झांसी हो गया यूपी का, ललितपुर हो गया। तो चंदेरी के युद्ध में किसको हराया इसने? फिर मेदिनी राय को हराया। मेदिनी राय के सामने इन्होंने क्या रखी? कुछ शर्तें रखी थी, कुछ शर्तें रखी थी, लेकिन झुकने को तैयार नहीं हुए मेदिनी राय। और फिर क्या हुआ आपका? फिर क्या हुआ बोलेंगे एक बार? मेदिनी राय को हराया गया, बाबर जीता इनको सबको। चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध, महमूद लोदी। अब ये लोग कौन है? ये अफगान लोग हैं। क्या बोलोगे? ये अफगान लोग हैं। अब बाबर को लगा कि तेरे खिलाफत करने वाला और कोई तो है नहीं, सिर्फ कौन है? ये अफगान बचे हुए हैं। तो अफगानों के खिलाफ इसने अभियान किया, घाघरा नदी के तट पर। कहा? इसीलिए कहते हैं कि यह थल जल और थल दोनों में लड़ा गया, जमीन पर भी और पानी में, घाघरा नदी में भी लड़ा गया, ठीक है जी? कोई दिक्कत?
वर्सेज, यानी वर्सेज का मतलब एक तरफ बाबर है, दूसरी तरफ महमूद लोदी है। और देखो ये शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी चंदेरी, चंदेरी तक किसकी सेना में था? ये शेरशाह सूरी एक सैनिक था बाबर की सेना में, और यहां बाबर के खिलाफ हो जाएगा। यही शेरशाह सूरी है जो बाद में बाबर के पुत्र हुमायूं को 1540 में कन्नौज के युद्ध में बुरी तरह हराएगा। उसकी अपनी एक कहानी है, वीर है वो। ठीक है, शेरशाह सूरी एक अकेला ऐसा होगा ये इस भारत की भूमि पर जो मुगलों को खदेड़ेगा, जो स्टेटमेंट देगा कि अगर वक्त ने मेरा साथ दिया तो मैं इस भारत से मुगलों को खदेड़ दूंगा, और वो ऐसा करेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया सूरवंश यही है जो सूरवंश की नींव डालेगा। लेकिन ये यहां हार जाता है। बाबर बहुत डरता था इससे, शेरशाह सूरी से। लेकिन कहते हैं ना, वक्त की बात होती है। बाबर अपने बेटे हुमायूं को दिखा करके लाया था अपनी जिंदगी में बचना है तो ऐसे शख्स से बचना। कहते हैं कि उस समय तलवार से सेब बेग आपका काट करके खा रहा था सेना के शिविर में कौन? शेरशाह सूरी। बहुत चालाक, बहुत विद्वान था। देखो ध्यान से। तो घाघरा का युद्ध 1529 में, चारों युद्ध याद हो गए भैया। 1526 में क्या हुआ? आपका पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध हुआ। 1527 में प्यारे बच्चे क्या हुआ? आपका पानीपत के बाद में खानवा का युद्ध हुआ। किसका? कौन? राणा सांगा जी थे। 1528 में क्या हुआ? आपका चंदेरी का युद्ध हुआ। किसका? मेदिनी राय वर्सेज। और 1529 में क्या हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ याद रख लेना। बाबर आया भारत में, पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चादर ओढ़ी, और फिर बाबर ने घाघरा पहन लिया। बाबर सोचो घाघरा में कैसा लगेगा, घाघरा पहना दिया जाए। सर सूरी कहाँ के थे? बेटा जब पढ़ाऊंगा वहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये बिहार में इनकी जागीर थी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहलोल लोदी जब दिल्ली का शासक बना था, जो प्रथम अफगान वंश था, तो उसने वहां से अफगानिस्तानियों को बुलाया था, अफगानियों को। तो जो शेरशाह सूरी के दादा है वो भारत में उस समय आए थे बहलोल लोदी के नौते पर। फिर उन लोगों ने यहाँ आकर अपनी जागीर इकट्ठा की, विश्वास पात्र बने राजाओं के। तो सासाराम उनका सेंटर था बिहार में। ठीक है, ये हम बात करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। चलो ठीक है, चलो भाई चलो। महमूद बेगड़ा पढ़ाएंगे भैया, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। बेगड़ा के बारे में बताएंगे, आने तो दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत। ये सर जी बाबर के विरुद्ध क्यों हुआ? प्यारे बच्चे, कोई भी किसी के विरुद्ध होता है आपका गद्दी के लिए, तो इसमें होती है महत्वाकांक्षा, व्यक्ति के आगे बढ़ने की इच्छा। इसको पता था कि भाई लीडरशिप मेरी भी मजबूत है, तो मैं बाबर की सेना में ही क्यों रहूं, बाबर की सेना में ही क्यों रहूं। तो ठीक है, इतनी बात याद हो गई। आगे चलते हैं, बाबर के आगे चलते हैं। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा भारत में? 1526 में किसकी स्थापना की इसने? मुगल साम्राज्य की। 4 वर्ष तक ये क्या रहा? आपका गद्दी पर रहा। ठीक है, ठीक है जी। बाबर ने अपने बड़े युद्ध सारे जीते हैं। और यहां देखो बाबर की आत्मकथा, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा है। क्या नाम है? बाबरनामा है। और मुगल काल का ये पहला ही राजा है, तो मुगल काल का ये पहला राजा हुआ जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी प्यारे बच्चे होती है जिसको व्यक्ति खुद लिखता है। क्या लिखता है? भाई मेरे बारे में, जैसे मैं अपने बारे में लिख रहा हूं, तो वो क्या है? वो मेरी आत्मकथा है, मेरी खुद की कहानी है, मैं खुद लिख रहा हूं। और जब कोई दूसरा लिखता है उसको बोलते हैं जीवनी। क्या बोलते हैं? जैसे मैं मान के चलो मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर कुछ लिखने लग जाऊं, या मैं मान के चलो महाराणा संग्राम सिंह जी के ऊपर कुछ लिखने लग जाऊं, तो वो उनकी जीवनी होगी। तो ये जीवनी और आत्मकथा का अंतर होता है। तो इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी। इसकी भाषा बहुत पूछी जाती है। किस भाषा में? चगताई तुर्क में। देखो ये चगताई तो इसकी जाति है, और तुर्की भाषा ये बोलते थे, तो चगताई तुर्क बोलेंगे। तो बाबर नामा को ही क्या बोलते हैं? तुजुक ए बाबरी। ये दोनों एक ही के नाम हैं, बाबर नामा और तुजुक ए बाबरी। ठीक है जी, बात समझे? चलो बहुत बढ़िया। आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक था कहां का? मुगल काल का।
अपनी आत्मकथा में कृष्ण देव राय विजयनगर को शक्तिशाली शासक इसने बताया है। वो विजयनगर जिसकी स्थापना मैं आपको बता चुका कब हुई थी। इस विजयनगर में 4 वंश हुए आपके, हम चारों पढ़ेंगे, ठीक है। संगम वंश से लेकर के आपका अरविडू वंश तक हम सब पढ़ेंगे। ये विजयनगर वही है जिसकी स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। जानते हो ना, इस बात को बता कर चलूँ मैं आपको। तो बाबर की आत्मकथा की बात कर लेते हैं, जरा नोट करना। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 5 मुस्लिम राज्य, या अलग से लिखवा देता हूं, लिखना। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कितने मुस्लिम राज्यों का वर्णन किया है? बाबर ने अपनी आत्मकथा में एक बच्चे का मैसेज आया, भैया मैं तो ये सोच रहा था आप पीडीएफ से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपकी राइटिंग खराब है। अरे भैया ऐसा नहीं था, आपके फायदे के लिए मैं पढ़ा रहा था। चलो, राइटिंग के बेटा मुझे बहुत वेरी गुड मिले हैं, ये तो मैं ऐसी मजे मजे में लिख देता हूँ, सजा के लिखूं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कुल 7 राज्यों का वर्णन किया है। कितनों का? कुल 7 राज्यों का वर्णन किया है। कुल 7 राज्यों का क्या किया है? वर्णन किया है, मतलब उनके बारे में बताया है। कुल 7 राज्यों का वर्णन किया है और 7 राज्यों को बांटा गया 5+2 में। 2 कौन से थे? 2 उसमें हिंदू राज्य हैं। 2 हिंदू राज्यों के बारे में इसने बताया और साथ में आपका 5 इसने क्या बताए? 5 बताए इसने मुस्लिम राज्य। 5 बताए इसने क्या? मुस्लिम राज्य बताए। 5 क्या बताए इसने? मुस्लिम राज्य बताए। और उन 5 मुस्लिम राज्यों में कौन कौन से हैं, ये ध्यान देने की बात है, आप लोगों को ध्यान से देखना। हिंदुओं में तो मेवाड़ और विजयनगर, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलोगे? मेवाड़, मेवाड़ और साथ में आपका विजयनगर। तो एक तो महाराणा संग्राम सिंह जी के बारे में लिख गया, ठीक है जी। और यहां इंपॉर्टेंट बात आती है, मुस्लिम राज्यों की बात करते हैं। इसमें एक तो दिल्ली ही हो गया, दिल्ली हो गया। एक इसमें इसने मालवा के बारे में लिखा, किसके? मालवा के बारे में लिखा। एक इसने बंगाल के बारे में लिखा, किसके? बंगाल के बारे में लिखा। एक इसने बहमनी वंश के बारे में लिखा और एक लिखा इसने गुजरात के बारे में। किसके बारे में लिखा भैया? गुजरात के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा प्यारे बच्चे, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस राज्य का वर्णन नहीं किया है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस हिंदू राज्य का वर्णन किया? तो मेवाड़ का किनका जिक्र उसने किया? राणा सांगा की बहादुरी को वो सलाम करता है और विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक बताता है। कृष्णदेव राय। या आपसे पूछ लेगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस दक्षिण का राज्य था? विजयनगर, आंध्र प्रदेश में। या आपसे पूछ सकता, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस उत्तर हिंदू राज्य का वर्णन किया है? तो वो मेवाड़ है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? लव यू टू अंजू मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, ये सब पढ़ेंगे हम, बहमनी सब। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है, बाबरनामा का अनुवाद किसने किया? यहीं लिख लेना, बाबरनामा का अनुवाद, जो बाबरनामा पुस्तक है, बाबरनामा का सबसे पहले अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, सबसे पहले जो अनुवाद था वो किसने किया? अब आप लोगों में से बहुत सारों को पता है जी भैया, सबसे पहले किया अब्दुल रहीम खाना ने, जो कि एक गलत जानकारी आपके पास है। सबसे पहले ये किया किसने? आपका पायंदा खां ने। क्या बोलोगे? पायंदा खां ने किया। और पायंदा खां के बाद में फिर किसने किया? तब किया आपका, क्या बोलोगे? तब किया अकबर के टाइम पर, अकबर इसको करवाएगा अब्दुल रहीम खाना से। अकबर के 9 रत्न होंगे भैया, उनमें से एक है खाना एक खाना नहीं, खान एक खाना, अब्दुल रहीम खान एक खाना। ठीक है। और प्यारे बच्चे आपसे पूछे, बाबरनामा का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो अंग्रेजी अनुवाद किया है, वो अंग्रेजी अनुवाद प्यारे बच्चे किसने किया है? वो लीडन और एनकिंग ने किया है। किसने किया है? लीडन
एक अंग्रेज राइटर है लीडन एंड एल्किंग, लीडन एंड एल्किंग ने किया है। बात को समझेंगे, लिखो भैया फटाफट से। तो बाबरनामा का सबसे पहले अनुवाद पायदा खां ने, लेकिन ये परीक्षाओं में बहुत कम पूछा जाता। पायदा खां आपसे पूछता बाबरनामा का अनुवाद किया किस भाषा में किया था भैया, ये फारसी में किया, क्योंकि वो खुद तो चगताई तुर्क में थी। इसने किस भाषा में किया, अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी में किया। किस भाषा में किया, ये दोनों फारसी में हुए हैं। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किस भाषा में अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया, तो फारसी में। या पूछे फारसी में किसने किया, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुमित सहरोरा जी मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखी है, मेरे दोस्त सुमित सरोहा यूपी 17। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यहां तक की बात में कोई दिक्कत भाई? तो वापस आते हैं हम लोग। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय विजयनगर को शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, हाँ कभी भी अगर विकल्प में पायदा खां आएगा तो पायदा खां ही ठीक करना है। जैसे एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है यही पायदा खां का, और उन्होंने पायदा खां को सही माना है। चलो भाई, बाबर का मकबरा, बाबर का मकबरा आपको बताए कोई अब्दुल रहीम खाने खाना, आप बोलना नहीं जी पायदा खां है। एक कह रहे रागनी गुप्ता कह रहे पायदा का कभी नहीं पूछा गया आज तक भैया। अच्छा, तुम्हें ज्यादा प्रश्नों का पता है? एसएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है सीपीयू परीक्षा का। चलो नेक्स्ट, बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा जब बाबर की मौत हो गई, मौत के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि भारत की मौसम या भारत की जलवायु उसकी मौत का कारण बनी, मौत का कारण बनी इसकी का। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाद में इब्राहिम लोदी की जब मां बची हुई थी उसने जहर दिया, लेकिन वो इतिहासकार उससे सहमत नहीं है, क्योंकि जब जहर दिया गया था बाबर को वो दिया गया था पानीपत के युद्ध के बाद में, लेकिन इसकी मौत कब हुई, 1530 में हुई। पहले इसको आराम बाग आगरा में दफनाया गया, आराम बाग आगरा में इसको दफनाया गया, लेकिन बाद में इसकी घरवाली के कहने पर इसको कहां ले गए, बाद में काबुल ले गए। कहां ले गए, बाद में इसको काबुल ले गए। और कहां दबा दिया इसको भैया, दफनाया गया काबुल में। बाबर के बचपन का क्या नाम था, जहीरुद्दीन था। क्या नाम था, जहीरुद्दीन था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई, बहुत बढ़िया। सर बाबर को कलंदर भी बोला जाता था ना, सीजीएल 2018 में पूछा गया है। स्वाति सिंह बेटा बता दिया, मेरे भाई गुड्डा मेरी लाली बता दिया मैंने। 4 बेटे थे बाबर के, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है जी, कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? कितने बेटे थे इसके? सबसे बड़ा बेटा हुमायूं, यही गद्दी पर आएगा। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इसके बाद में कौन गद्दी पर आता है? हुमायूं। हुमायूं के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ध्यान देखना। तो यहां देखना 1530 से 40 ये बैठेगा हुमायूं, बहुत ज्यादा सफल शासक नहीं है। हुमायूं के बारे में कथन आया, लिखा गया। कथन क्या है कि, अरे भैया तुम बता रहे हो मुझे नेट नहीं आ रहा है। चलो, तो प्यारे बच्चे बाबर के इसके हुमायूं के बारे में हम कल से ही पढ़ेंगे। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, कल की क्लास में कंटिन्यू कहां से करेंगे, कल की